Hello friends, myself Kapil Sharma and welcome to our YouTube channel Pavitra Education Point, the part of Harinder Classes Kheli. ओके फ्रेंड्स, मैं कपिल शर्मा आपके समक्ष जी के पाठ भूगोल को लेकर प्रस्तुत हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, जियोग्राफी यानी भूगोल। अब आपके जो भूगोल के पिता हैं, भूगोल के पिता वो हैं आपके हिकेटियस। देखिए, और जो आपका ये जियोग्राफी शब्द है, ये है आपके ग्रीक या यूनानी भाषा। आपके जो भूगोल के पिता हैं वो कौन है? आपके हिकेटियस। अब देखिए, ज्योग्राफी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफो। कौन कौन से शब्द फ्रेंड? जियो प्लस ग्राफो, जिसमें सामान्यतः जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तल और ग्राफो का अर्थ होता है अध्ययन या वर्णन करना। अब देखिए, ये जो चीज है कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो, ये सर्वप्रथम बताया है आपके इराटो स्पेनीज ने। किसने मित्रों? इराटो स्पेनीज ने। अब देखिए, जो आपके इराटो स्पेनीज हैं, इनको हम व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं। देखिए, यहां थोड़ा सा समझने की चीज है कि जो आपके भूगोल के पिता हैं वो आपके हिकेटियस, और जो आपके जो व्यवस्थित भूगोल के पिता हैं वो हैं आपके इराटो स्पेनीज। अब देखिए, जो आपके ज्योग्राफी है उसका अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी का मॉडल रूप लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको मुख्यतः किस चीज का अध्ययन करना है? पृथ्वी तल का। तो आपके जो पृथ्वी का मॉडल रूप है वो है आपका ग्लोब। तो पृथ्वी का मॉडल रूप यानी ग्लोब। तो आपको किस चीज का अध्ययन करना है? ग्लोब का। तो देखिए मित्रों, ये आपके इस प्रकार से ग्लोब बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ग्लोब का अध्ययन करते हो तो उस पर कुछ रेखाएं दिखाई देती है। जैसे ये आपके पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। और कुछ रेखाएं आपके जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर दिखाई देती है। देखिए, थोड़ा टेढ़ी हो गई, इसको बिल्कुल सीधा लेना है। अब देखिए, जो ये आपकी रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर ड्रॉ की गई हैं, इनका नाम होता है अक्षांश रेखाएं। और जो ये आपके नॉर्थ पोल, इधर ये नॉर्थ है और इधर ये आपके साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ की गई हैं, ये रेखाएं आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी फ्रेंड्स? देशांतर रेखाएं। अब जैसा कि आपने देखा
कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मिलकर के ग्लोब पे एक जाल का निर्माण करती हैं। तो ये दोनों रेखाएं मिलकर ग्लोब पर किसका निर्माण कर रही हैं? जाल का निर्माण कर रही हैं। तो इस जाल को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस जाल को बोलते हैं हम ग्रिड। अब देखिए, तो आपको ग्लोब का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम ये दो प्रकार की रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं का अध्ययन करना होगा। तो हम सबसे पहले आपके जो अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर ड्रॉ की गई हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, किसका? अक्षांश रेखाओं का अध्ययन करते हैं। तो हम इन्हें परिभाषा के रूप में देना चाहें तो किस हिसाब से होगी इनकी परिभाषा? तो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को खींची गई, देखिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, इसमें थोड़ा सा पॉइंट जोड़ना है आपको, काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड, अब बारी आती है आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या की। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको जो पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका अक्षांश। अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ने से पहले आपको अक्षांश के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अक्षांश क्या है? तो अक्षांश देखिए, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, अक्षांश यानी कि अक्ष के अंश को अक्षांश कहते हैं। तो जो टोटल आपके अक्षांश हैं उनकी संख्या कितनी है? तो देखिए, ये आपके जो ग्लोब है इस पर बिल्कुल मध्य से जो गुजर रही है, ये कौन सी है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री से क्या गुजर रही है? भूमध्य रेखा। ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री और ये इधर भी 90 डिग्री। तो जो आपके अक्षांश की संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है 181। तो वो किस प्रकार से है? तो 90 तो हो जाएंगे आपके ये नॉर्थ पोल की तरफ वाले, 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ पोल की तरफ, और ये 90 हो जाएंगे आपके साउथ पोल की तरफ, और एक हो जाएगा आपके भूमध्य रेखा वाला। तो ये जो संख्या निकल के आई है 181, ये किसकी है? आपके अक्षांश की। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि अक्षांश रेखाओं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की संख्या में जो अंतर है वो है 2 का। अब वो 2 अंतर कौन सा है? तो देखिए, ये आपके जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और ये आपके इधर दक्षिणी ध्रुव, तो इन पर जो अक्षांश रेखाएं, आप जानते हो कि ध्रुव पर अक्षांश रेखाएं खींचना संभव नहीं है। तो जो आपके टोटल हैं अक्षांश 181, तो इनमें से जो ध्रुव वाले अक्षांश हैं इनको लेस कर देंगे तो आपकी किसकी संख्या आ जाएगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या। तो इस प्रकार अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी हो जाती है फ्रेंड? हो जाती है आपके 179, क्योंकि 181 तो आपके क्या है? अक्षांश। अब देखिए, ये हो गए आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या। इसके बाद में अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ गुण आते हैं। तो वो गुण क्या है और उनका आप विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। देखिए, मुझे आशा है कि आपने सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब देखिए ब्रेड, अक्षांश रेखाओं के गुण।
उसमें आता है आपका पहला दिशा। कौन सा फ्रेंड? दिशा। तो दिशा में आपके जो अक्षांश रेखाओं की दिशा है वो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और दूसरा आता है इनका आकार। तो इनका आकार, अब देखिए आप जैसे इनको ग्लोब पर देखते हैं तो ग्लोब पर देखने में आकार में कैसी प्रतीत होती हैं? सरल रेखा की। तो वास्तव में इनका जो आकार होता है वो होता है वृत्ताकार, क्योंकि हम ग्लोब पर वृत्ताकार स्थिति को नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें ये देखने में सरल रेखा में प्रतीत होती हैं, बस वास्तव में ये आकार में वृत्ताकार होती हैं। अब देखिए, अब जो इनका मुख्य गुण है जिससे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ये पॉइंट। तो अक्षांश रेखाएं किसी प्रदेश की स्थिति का निर्धारण करती हैं। तो क्या है? प्रदेश की स्थिति का निर्धारण और साथ में तापमान एवं वनस्पति का निर्धारण। तो फ्रेंड, इस तीसरे पॉइंट के अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको? क्या आपकी जो अक्षांश रेखाएं वो किसी प्रदेश की स्थिति का निर्धारण करती हैं, साथ में तापमान एवं वनस्पति का भी निर्धारण करती हैं। अब देखिए, जो आपकी अक्षांश रेखाएं किस प्रकार से स्थिति का निर्धारण करती हैं। स्थिति से मतलब किसी क्षेत्र की जलवायु से होता है। अब देखिए ये किस प्रकार से इसका निर्धारण करती हैं। तो इधर देखिए आपके ये हो गया ग्लोब, ये हमने ग्लोब ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये आपके बिल्कुल यहां मध्य से 0 डिग्री अक्षांश पर आपकी क्या गुजर गई? भूमध्य रेखा गुजर गई। ये क्या है आपकी? भूमध्य रेखा। और देखिए इधर इससे ऊपर चलेंगे तो ये इधर को तो नॉर्थ पोल होता है, ये 90 डिग्री पर। इसी प्रकार इधर 90 डिग्री पर होता है आपके साउथ पोल। अब देखिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे तो अक्षांश की संख्या में भी वृद्धि होगी। 0 के बाद में 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, इस प्रकार से कहां तक चलेंगे? आपके 90 डिग्री तक। इसी प्रकार ये आपके नीचे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं बीच पर यहाँ थोड़ा यहाँ देख लीजिए आप, तो ये आपके 23.5 डिग्री, मान लीजिए यह क्या आ गया? आपके 23.5 डिग्री अक्षांश आ गया। तो जिस प्रकार 0 डिग्री अक्षांश का एक विशेष नाम है, इसी प्रकार इस रेखा का भी एक विशेष नाम है। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। अब देखिए ये जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये इधर की साइड में नॉर्थ पोल की तरफ भी होगा और ये साउथ पोल की तरफ भी होगा। तो इसमें आप जैसे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ोगे तो इस रेखा का नाम अलग होता है, और इधर साउथ पोल की तरफ बढ़ोगे तो इस रेखा का नाम अलग होता है। अब देखिए इससे आगे जैसे और ऊपर बढ़ते हैं आप, तो कहीं देखो जैसे यहाँ पर मान लो आपके आता है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इस रेखा का जो आपका नाम है, इसका नाम है आर्कटिक रेखा। अब देखिए ये कौन सी हो गई आपके? आर्कटिक रेखा। किधर की तरफ? नॉर्थ पोल की तरफ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और आप इधर आते हो तो इधर भी आप जैसे यहाँ पे मान लो 23.5 डिग्री साउथ। तो ये क्या हो जाती है आपके यहाँ जी? यहाँ पर ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी आपकी मकर रेखा। और इससे नीचे मानो यहाँ पर ये आपके कितने आ जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस रेखा का नाम क्या है आपके? इस रेखा का नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक रेखा।
अब देखिए, अब जो ये हमने सारी रेखाएं बनाई हैं 23.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर, तो इनका क्या महत्व है, इनसे हम क्या चीज समझाना चाह रहे हैं आपको। अब देखिए, इनका महत्व ये है कि जैसे आप 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से लेकर कर्क रेखा तक जाओगे, तो यहाँ की जो जलवायु है इसके बीच की, वो होती है आपके उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद में आप यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर ये 66.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा की तरफ बढ़ोगे, तो ये जलवायु वाला क्षेत्र है। ये किस जलवायु वाला है, शीतोष्ण। कैसी होती है आगे जलवायु, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब देखिए, अब इससे ऊपर 66.5 डिग्री से आप 90 डिग्री की तरफ यानी कि पोल की तरफ चलोगे, तो यहाँ की जलवायु होगी वो कैसी होगी, शीत कटिबंधीय। ठीक है मित्रों। अब देखिए, अब मैंने आपसे क्या बोला कि मैंने ये 23.5 डिग्री बताया, अक्षांश 66.5 डिग्री बताया, पर मैंने कहीं भी नॉर्थ पोल का मतलब प्रयोग नहीं किया, ना उत्तरी गोलार्ध का किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी ये जलवायु है ये केवल अक्षांश पर निर्भर करती है, ना कि ये आपके नॉर्थ पोल की तरफ है, साउथ पोल की तरफ है, इस चीज पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए, जिस प्रकार से यहाँ 0 डिग्री से 23.5 की तरफ उष्ण कटिबंधी हुई थी ये नॉर्थ पोल की तरफ, इसी प्रकार इधर होगी। तो यहाँ भी क्या होगी, उष्ण कटिबंधीय। इससे नीचे यहाँ 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री तक, तो ये कौन सी होगी आपके, ये होगी शीतोष्ण कटिबंधीय। और आपके 66.5 से लेकर 90 डिग्री तक ये कौन सी होगी आपके, ये होगी आपके शीत कटिबंधीय। अब देखिए एक चीज कि ये क्या हो गया आपके जलवायु का निर्धारण, कि किस प्रकार से अक्षांशीय रेखाओं द्वारा जलवायु का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं हमारे टॉपिक देशांतर रेखाओं पर। तो देशांतर रेखाओं, अब देखिए अक्षांश रेखाओं के गुण हो गए आपके ये, मतलब इनसे प्रदेश की स्थिति का निर्धारण हो गया। ठीक है, अब आपके तापमान का निर्धारण, जैसे आपकी ये जलवायु है उसी से रिलेटेड आपका तापमान आता है। तो उसके बाद में हमारा नंबर आता है देशांतर रेखाओं का। तो देखिए देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाओं की जो परिभाषा दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है, तो वो दी जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और खींची गई काल्पनिक रेखाएं। क्या कहलाती हैं आपके, देशांतर रेखाएं कहलाती। अब देखिए क्या बोला मैंने, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। अब देखिए जो काल्पनिक शब्द है इससे मतलब क्या है, कि इससे मतलब ये है कि जो आपकी
पृथ्वी है उस पर वास्तव में कोई रेखाएं नहीं खींची हुई है, ना अक्षांश रेखाएं ना देशांतर रेखाएं। ये किस प्रकार की रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं, जो हमने पृथ्वी का मॉडल रूप लिया है ग्लोब उस पर खींची है। ठीक है। अब देखिए जो देशांतर रेखा है इनका एक दूसरा नाम है मध्याह्न रेखा। क्या बोलते हैं इनको? मध्याह्न रेखा। अब देखिए ये आपके मान लीजिए यहां हमने छोटा सा ग्लोब ड्रॉ किया, उसमें अभी हम केवल देशांतर रेखाओं का शो करेंगे इस पे। तो ये आपके नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो यहां से बीचों बीच ये रेखा गुजर रही है, तो इस रेखा का भी एक नाम है 0 डिग्री। ये तुम्हारी देशांतर रेखा है, इसका नाम होता है ग्रीनविच रेखा। कौन सी मित्रों? ग्रीनविच रेखा। तो अब इसमें जो आपके देशांतर रेखाओं की संख्या निकल के आती है वो निकल के आती है टोटल 360। अब देखिए वो 360 किस प्रकार से है, तो ये इसके बीचों बीच कौन सा है? ग्रीनविच रेखा। तो इधर की साइड में आपकी 180 ये हो गए पश्चिमी देशांतर, और इधर की साइड में ये दिशा ये आपकी कौन सी हो गई? पूर्व, और ये कौन सी हो गई? पश्चिम। तो देखिए ये आपके बीच में ग्रीनविच रेखा, तो यहाँ से 180 देशांतर तो किधर की साइड में हो गए? आपके पूर्व की साइड में, और 180 देशांतर किधर हो गए? पश्चिम की साइड में। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी आती है ब्रेंडो? वो आती है आपके 360। किस किस प्रकार है वो? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी, और प्लस में 180 आते हैं आपके पश्चिमी देशांतर। तो इस प्रकार से आपकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है देशांतरों की? 360 डिग्री। अब देखिए जो देशांतर रेखाओं का मुख्य गुण होता है, जो हमारे लिए पढ़ने के लिए बहुत उपयोगी है, जहां से कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपके देखिए ये टॉपिक देशांतर रेखाओं का गुण। अब देखिए गुण में जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, यहाँ से ये गुणों में से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दिशा मैंने आपको बताई, दिशा के किधर से किधर होती है? उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। अब देखिए अब इनका जो दूसरा गुण है जो बहुत ज्यादा उपयोगी है वो है इनका कि इनके द्वारा किसी क्षेत्र का समय का निर्धारण किया जाता है। तो क्या किया जाता है? मुख्य गुण क्या है? समय का निर्धारण। तो वो किस प्रकार से किया जाता है वो हम आपको समझाते हैं। तो दो गुण हो गए इनके, कौन कौन से? दिशा तो इनकी हो जाती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, और जो इनका मुख्य गुण है वो है समय का निर्धारण। कि देशांतर रेखाओं द्वारा किसी दो प्रदेशों के बीच स्थानीय समय होता है जो आपके उसमें कितना अंतर पाया जाता है, ये सिस्टम ये सारा किसके द्वारा समझाया जाता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा समझाया जाता है। तो वो किस प्रकार से समझाया जाता है आप देखिए। आप जानते हो कि पृथ्वी क्या है? ये पृथ्वी एक ग्रह है। तो पृथ्वी ग्रह है, तो ग्रह होने के नाते यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, बिल्कुल लगाता है। उसके बाद में
ये ना केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है बल्कि अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो अक्ष पर ये चक्कर लगाता है, उसकी दिशा क्या होती है? जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। ये लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर। मित्रों, कहां से कहां? पश्चिम से पूरब की ओर। अब देखिए, तो आप जानते हो कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? वो लगता है आपके 24 घंटे। यानी कि पूरे एक दिन में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 24 घंटे। अब देखिए मित्र, तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे, यानी एक दिन। अब हम इसको देशांतर के रूप में लिखें तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो आपका जो मैंने समझाया ग्लोब पर के 180 पूर्वी देशांतर हैं और 180 पश्चिमी देशांतर हैं। तो पृथ्वी को पश्चिम से पूरब तक पहुंचने में कितने देशांतर पर घूमना पड़ता है? 360 डिग्री। तो इसी को हम लिखें तो दूसरी भाषा में कैसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी को (360 डिग्री) क्या? देशांतर, क्योंकि 180 डिग्री हो गए आपके पूर्वी और 180 हो गए पश्चिमी। घूमने में लगा समय बराबर 24 आवर। अब देखिए, अब ये आपके आवर हैं, इनको हम बदल लेते हैं मिनट में। तो जैसा कि आप जानते हो, एक घंटे में होती हैं 60 मिनट। तो 24 घंटे में टोटल कितने मिनट निकल के आएंगे? तो इसको 60 से इंटू कर दीजिए। तो इसका जो इंटू में आता है वो आता है 1440 मिनट। क्या आएंगे आप निकल के? मिनट। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 360 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय बराबर 1440 मिनट। इसलिए ये चूंकि से इसलिए 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय, तो ये कितना हो जाएगा? इसको 1440 अपॉन 360। तो इसको हम जैसे डिवाइड करते हैं तो इसका आता है आपके 4 मिनट। कितना फ्रेंड? 4 मिनट। तो इसका मतलब क्या निकला कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री देशांतर, ध्यान से सुनना फ्रेंड, 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगा समय कितना होता है? 4 मिनट। यानी कि पृथ्वी को एक देशांतर से अगले दूसरे देशांतर तक जाने में लगा समय 4 मिनट होता है। तो आप सोचिए, जैसे पृथ्वी को घूमना है 15 डिग्री देशांतर। कितना? 15 डिग्री देशांतर। तो उसका समय कितना हो जाएगा? तो उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे? 15 हो गए आपके देशांतर घूमने, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। तो इसका इंटू करेंगे 4 से, तो बराबर 60 मिनट।
तो आपके टोटल टाइम कितना हो जाता है 60 मिनट, यानी 1 घंटा। इसका मतलब क्या है निकल के कि यदि कोई दो प्रदेशों के बीच में 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, समझ रहे हो, 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो उनका जो स्थानीय समय है फ्रेंड, जो स्थानीय समय है उसमें 1 घंटे का अंतर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब हमने ये चीज तो निर्धारित कर ली कि किस प्रकार से समय में अंतर होगा क्षेत्रों के में, पर ये चीज का निर्धारण भी करना है कि किस पर अधिक होगा, कौन से स्थान पर अधिक होगा और कौन से स्थान पर कम होगा। तो उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, तो आप देखिए, ये आपके मान लीजिए यहां से 0 डिग्री देशांतर से शुरू हुआ आपके ये 0 डिग्री देशांतर, उसके बाद में ये 1 डिग्री देशांतर, उसके बाद में यहाँ पर 2 डिग्री देशांतर, फिर इसके बाद में यहाँ पर 3 डिग्री देशांतर, और ये मान लीजिए यहाँ पर 4 डिग्री देशांतर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये दिशा कौन सी हो गई आपके, ये हो गई आपके पूरब, और ये क्या हो गई पश्चिम। तो मान लीजिए 0 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, सॉरी पूर्वी पश्चिमी कहना भी गलत होगा, तो देखिए इस 0 डिग्री देशांतर पर आपके यहाँ पे समय हो रहा है, जो स्थानीय समय है उसका क्षेत्र का वो है 10 बजने। तो अभी हम यहां से इधर की तरफ देखिए, किधर, इधर 1 डिग्री देशांतर इधर गए, फिर उसके बाद में यहां से यहां आए, यहां से यहां आए और यहां से यहां आए। तो हम किधर की दिशा से किधर की तरफ चल रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर। किधर से, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर चलते हैं तो हमारा समय बढ़ता है, समय में क्या होती है वृद्धि, समय बढ़ता है। और जब फ्रेंड्स हम आपके पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, हमसे मतलब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी आपके पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, तो समय घटता है।